हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी में आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये बेटा प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो कि 60% आपके प्रश्न पत्र में आते ही आते हैं। हम बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप पूरा देखें और कमेंट जरूर करें। चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं कि राउल वेल किस तरह की रचना है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। ए गद्य पद मिश्रित चंपू, बी शुद्ध काव्य, सी नाटक और डी प्रेम पाख्यानात्मक प्रबंध काव्य। तो बेटा देखिए, जो राउल वेल है वो गद्य पद मिश्रित चंपू रचना है। ठीक है बेटा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। और इसके कवि कौन थे? रोड़ा नाम के कवि थे। ये कब की रचना थी बेटा? आदिकाल की रचना थी, आदिकाल। ठीक है, हम आपको आदिकाल ही पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 2। कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। 4 विकल्प में। ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी राउल वेली, कहीं कहीं राउल वेल होता है बेटा, कहीं कहीं राउल वेली होता है। ठीक है, सी क्वल्यमाल कथा और डी वर्ण रत्नाकर। तो देखिए बेटा, कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक का वर्णन जिसमें है वो है राउल वेली। किसकी है ये? रोड़ा कवि की, रोड़ा। ठीक है बेटा, कहीं कहीं रोला कवि भी लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं रोड़ा मिलेगा, क्योंकि आदिकाल में बिल्कुल सत्य और बिल्कुल सही तो कुछ ही चीजें हैं जिनके ऊपर कोई मतभेद नहीं है, अन्यथा बाकी चीजों के ऊपर मतभेद है। ठीक है, और ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण बेटा ये एक व्याकरण ग्रंथ है, ग्रंथ। ठीक है, और इसे किसने लिखा था? दामोदर ने, दामोदर शर्मा और दामोदर पंडित, कुछ भी कह सके, दामोदर शर्मा जी ने इसे लिखा था। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 3। क्वल्यमाल कथा के लेखक हैं। 4 विकल्प हैं। ए सोम प्रभु सूरी, बी उद्धोतन सूरी, सी धर्म सूरी और डी मुनि जिन विजय। तो देखिए बेटा, क्वल्यमाल कथा के लेखक कौन है? उद्धोतन सूरी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? 4 विकल्प हैं। ए राउल वेल, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी वर्ण रत्नाकर और डी क्वल्यमाल। तो देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में, व्याकरण ग्रंथ के रूप में मैं बता चुकी हूँ। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा था इसे? दामोदर जी ने, दामोदर। ठीक है, आप उसे दामोदर शर्मा और कहीं जगह दामोदर पंडित भी लिखा होता है। ठीक है बेटा, राउल बेल आपको पता ही है किसकी है? रोड़ा कवि की। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति किस प्रकार का ग्रंथ है? इसका मतलब यह है। ए महाकाव्य, बी गद्य काव्य, सी छंद और डी व्याकरण। तो बेटा देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ कैसा है? व्याकरण ग्रंथ। ठीक है बेटा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी। और किसने लिखा था ये? दामोदर जी ने। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा था? दामोदर शर्मा जी ने। ठीक है बेटा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6। अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हम आपको उतनी ही बार पढ़ाएंगे ताकि आपको पक्के हो जाएं बेटा, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं वो कितने होते हैं? 120 125 के लगभग होते हैं। लेकिन ये जो हम आपको पढ़ाते हैं, इतने सारे प्रश्नों में से यदि एक प्रश्न ही बार बार घुमा घुमा के आ रहा है तो आपको पक्का हो जाएगा। और जब आप इतने ज्यादा प्रश्न पढ़ेंगे और उसमें से 120 125 प्रश्न आएंगे तो किसी भी रूप में आ जाए आप उन्हें कर ही दोगे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? 4 विकल्प है। ए दामोदर शर्मा, बी ज्योतिश्वर ठाकुर, सी हेमचंद्र और डी रोड़ा। तो बेटा उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा था? दामोदर शर्मा ने। ठीक है बेटा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 7। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? 4 विकल्प है। ए कीर्ति पताका, बी चार्यपद, सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण और डी वर्ण रत्नाकर। तो देखिए बेटा, आपको पहले पता है व्याकरण ग्रंथ, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आ रहा है। देखिए इसमें टीजीटी 2013 में है था। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 8। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? 4 विकल्प है। ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी डिंगल पिंगल और डी अवधि। तो बेटा देखिए, ये डिंगल पिंगल कौन सी भाषा है, कब की भाषा है? ये है आदिकाल की भाषा, आंसर हो जाएगा सी। ब्रज भाषा कब की है? भक्तिकाल की।
भक्ति काल में ब्रज भाषा और कौन सी भाषा का यूज होता था? अवधी का। भक्ति काल। और खड़ी बोली? आधुनिक युग की। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 9, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? 4 विकल्प है। ए सिद्ध साहित्य है, बी नाथ साहित्य है, सी जैन साहित्य और डी रासो साहित्य। देखिए बेटा, चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। ठीक है बेटा, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? 4 विकल्प है। ए विरूपा, बी कर्णप्पा, सी सारंगधर और डी कुकरिप्पा। तो देखिए बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया तो ये जो 84 सिद्ध थे, इनके पीछे पा लगा होता था। ठीक है, सरप्पा, कर्णप्पा, गोणिप्पा। अब देखिए, विरूपा के पीछे पा है, कर्णप्पा के पीछे पा है, कुकरिप्पा के पीछे है। ये कौन है? सारंगधर के पीछे नहीं है। तो ये कौन है बेटा? ये सिद्ध कवि नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 11, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 विकल्प है। ए 84, बी 65, सी 72 और डी 66। तो देखिए बेटा, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 12, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? 4 विकल्प है। ए जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, बी कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, सी निर्गुण की उपासना और डी उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। तो बेटा, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था। ठीक है बेटा, किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का जो वे थे, कवि थे, वर्णन किया करते थे, बढ़ चढ़कर वर्णन किया करते थे। जो था वो भी और जो नहीं था वो भी। ठीक है, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य कब लिखा गया था? भक्ति काल में लिखा गया था। कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य कब लिखा गया था बेटा? ये भक्ति काल में लिखा गया था। भक्ति काल, कुछ रीति काल में भी लिखा गया था, रीति काल में भी लिखा गया था। ठीक है, थोड़ा बहुत आधुनिक काल में भी लिखा गया था। निर्गुण क्या था? निर्गुण की उपासना, ये भक्ति काल की शाखा थी बेटा। एक थी सगुण और दूसरी थी निर्गुण। सगुण और निर्गुण, सगुण वो थे जो साकार रूप की, ईश्वर के साकार रूप की उपासना किया करते थे, और निर्गुण वो थे जो ईश्वर के निराकार रूप की उपासना किया करते थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? 4 विकल्प है। ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी और डी डिंगल पिंगल। तो बेटा, रासो ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? डिंगल पिंगल में। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। और रासो कब लिखे गए थे बेटा? रासो ग्रंथ लिखे गए थे आदिकाल में। आदिकाल में। और आपको पता ही है आदिकाल की भाषा क्या थी? डिंगल पिंगल। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बानियों की भाषा है? 4 विकल्प है। ए सधुकड़ी भाषा, बी सांध्या भाषा, सी खिचड़ी भाषा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बानियों की भाषा है? वो है सांध्या भाषा। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? 4 विकल्प है। ए ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से हैं जो काल के अनुसार बिल्कुल सही है, पहले ये लिखी, फिर ये लिखी, फिर ये लिखी, फिर ये लिखी, फिर ये लिखी। ठीक है बेटा, चलिए, बी सलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो। बी पृथ्वीराज रासो, बी सलदेव रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो। सी खुमाण रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और हमीर रासो। डी हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो और खुमाण रासो। तो बेटा सही क्रम कौन सा है? ए सबसे पहले बीसलदेव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर हमीर रासो, उसके बाद खुमाण रासो। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 16, वीरगाथा कालीन रासो ग्रंथों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? नहीं है। ए आश्रयदाताओं का अति रंजनापूर्ण वर्णन, बी इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, सी कृष्ण लीला का प्रतिपादन और डी युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक चित्रण। देखिए बेटा, वीरगाथा काल में, वीरगाथा काल कौन सा था? वीरगाथा काल था बेटा आपका आदिकाल। तो उसमें ये तो सच है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा बहुत बड़ा चढ़ाकर की जाती थी। ये भी सच है, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण है। जो इतिहास है पूरी तरह सत्य नहीं, उसमें कल्पनाएं मिक्स है। और ये कृष्ण लीलाओं का प्रतिपादन ये नहीं होता था बेटा आदिकाल में। और युद्धों का सजीव जो कवि होते थे वो राजाओं के साथ युद्ध के मैदान में चले जाते थे और लोगों के अंदर युद्ध के प्रति उत्साह भरने के लिए वहां पे वीरता पूर्वक क्या गाया करते थे बेटा? कविताएं गाया करते थे। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त पे जब आप सुनते हो मेरा रंग दे बसंती चोला, और आपका मन कैसा हो जाता है?
बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है कि अगर कहीं लड़ाई हो जाए तो फटाफट मैं बॉर्डर पे चला जाऊँ लड़ने के लिए, है ना। या उस समय पे जब देश आज़ाद हुआ था ना, अगर मैं होता तो बस पता नहीं क्या ही करता। वही वाला जोश जगाने के लिए ये लोग क्या करते थे, युद्धों में किसे लेके जाते थे, कवियों को लेके जाते थे और गद्यात्मक मतलब वो गाकर उसका वर्णन किया करते थे। ठीक है बेटा। अब देखो ये जो कृष्ण लीला थी, आज का आंसर हो जाएगा सी। और कृष्ण लीला का प्रतिपादन कब होता था, भक्ति काल में। भक्ति काल से कृष्ण लीला का प्रतिपादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है बेटा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17, उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प है। ए कवि विद्याधर, बी सारंगधर, सी धनपाल और डी जिनदत्त सूरी। तो देखिए बेटा, उपदेश रसायन रास किसने लिखा था, ये लिखा था बेटा आपका जिनदत्त सूरी जी ने। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 18, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है। 4 विकल्प है। ए श्रृंगार, बी आख्यान, सी गेय और डी प्रबंध। तो बेटा बीसल देव रासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया। किसका, गेय शैली का प्रयोग किया गया। आंसर सी बिल्कुल ठीक। प्रश्न संख्या 19, बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है। ए नरपति नल, बी चंद्रबरदाई, सी धनपाल और डी जगनिक। तो बेटा बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है, नरपति नाल। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। और ये कैसा है बेटा, गेय है, ये मतलब ये गाया जाता है। प्रश्न संख्या 20, बीसल देव रासों में बीसल देव की पत्नी कौन थी। 4 विकल्प है। ए राजमती, बी रूपमती, सी नागमती और डी ज्ञानमती। तो बेटा बीसल देव रासों में जो बीसल देव की पत्नी थी वो थी राजमती। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। तो ये बेटा हमने आपको पूरे 20 प्रश्न करा दिए और बहुत जल्दी से कराए हैं और मुझे लग रहा नहीं आपको समझ में नहीं आया होगा। और यदि आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, हमारी ये वीडियो पूरी होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।